हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका आज VVI ऑब्जेक्टिव वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोगों के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग आज क्या करने वाला है, इसका पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट और आएगा। ये पार्ट 1 है, ये जो ऑब्जेक्टिव का है जो प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1 है, पार्ट और आएगा इसका, क्योंकि इसमें हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और फिर अगले वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे। यानी पहला चैप्टर से कम 80 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और आप लोगों को बता दें, मेरा डेली क्लास होता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग सारा स्टूडेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। ये नहीं, फटाफट कमेंट बॉक्स पगला जाना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश की चाल क्या बताए थे आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो प्रकाश की चाल बताए थे वो बताए थे 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं 3 लाख। इसी को क्या बोलते हैं, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। या तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या तो ऑप्शन में 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, या तो ऑप्शन में 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड भी हो सकता है, या तो फिर इस तरह से भी लिख सकता है। ध्यान से देखिएगा, 3 गुना 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10 पे पावर 8 है, यहाँ पे कितना है, मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यहाँ 10 पे पावर 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो जैसे ही 1000 से गुना करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 8। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को दिया जा सकता है। अगर एग्जामिनर बच्चा को घुराना चाहे तो आप लोग ये तीनों आंसर क्या सही हो सकता है। तो इस ऑप्शन में जो दिया गया है वो कितना दिया है, ऑप्शन नंबर डी, 3 लाख। 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख हो या तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो, या तो 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो। ये तीनों ऑप्शन सही हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो कॉपी में लिख लीजिएगा। ये तीनों सही हो सकता है, ये तीनों सही हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। पहला वीडियो में ही बताए थे प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक तरह का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जब चलता है तो उसको माध्यम की जरूरत नहीं, जबकि यांत्रिक तरंग नहीं आता है उसमें माध्यम की जरूरत होती है। यदि मान लीजिए यहाँ पे हवा नहीं होता तो आवाज यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे हवा नहीं चल रहा है तो वहां पे आप बोलिएगा तो ज्यादा दूर आवाज नहीं जाएगा। यहाँ पे हवा होगा वहां पे ही आवाज ज्यादा दूर जाएगा। अगर लोहा में, लोहा भी एक तरह का क्या माध्यम है, लोहा में आप इसी तरह से ठोकिएगा तो उसमें ज्यादा दूर तक आवाज आएगा, क्योंकि वो ज्यादा ठोस है। और जो ध्वनि का वेग होता है ठोस में ज्यादा होता है और द्रव में थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ये तो आप लोगों के लिए आउट ही बता दिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग होता है जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंग ऐसा तरंग होता है जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें ध्वनि तरंग आता है, दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की प्रकृति होती है। आप लोगों को ये भी बताई थी प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में। इस प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, फटाफट से बताइए। कैसा बताए थे, अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, या तो दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की जो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग क्या कहता है, जो प्रकाश जो चलता है तरंग संचरण की दिशा वो लंबवत करती है, लंबवत इस तरह से कंपन करती जाती है, इस तरह से कंपन करती जाती है, इस तरह से। ये मान लीजिए जो लाइन दिखा रहा है ये प्रकाश संचरण की दिशा है। प्रकाश ये साइड जा रहा है तो उस तरह से इस तरह से ऊपर करते हुए जाएगा, इस तरह से। जो प्रकाश की संचरण की दिशा होती है वो अनुप्रस्थ तरंग की
तरह होती है, क्योंकि जो अनुप्रस्थ तरंग है ये आंतरिक तरंग है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति होता है प्रकाश का, अनुप्रस्थ तरंग चलता है इस तरह से ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह प्रकाश भी ऊपर नीचे आगे बढ़ता है, ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसा, अनुप्रस्थ तरंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया, पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है, बहुत सारा एग्जामों में, एक बार तो एनडीए में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाक से दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सबसे हल्का क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में बार बार इसको पूछा जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो फटाक से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कितना नियम होता है, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता था, 2 नियम। कितना नियम होता था, 2 नियम। पहला नियम क्या कहता था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तो एक ही समतल में होता। दूसरा नियम बोलता था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कितना होगा इसका नियम, 2। कितना होगा, 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 कितना था, 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 तरह के होते थे और दोनों देखिए, दोनों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 दोनों का आंसर दीजिएगा, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। एक ट्रिक से इसको याद रखिएगा, नहीं तो वरना भूल जाइएगा हमेशा। देखिए क्या लिखते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ट्रिक बता देते ताकि आप लोगों को याद रह जाए हमेशा के लिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी दर्पण। आज कैसे रखिएगा, उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी। आज करने के बीच का ट्रिक बता रहे हैं, क्या बताए थे, अपसारी। अपसारी का मतलब इस तरह से रखिएगा, अप मतलब कि आप फैल जाना, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरण को फैला देना। और अभिसरित, अभिसरित मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना। तो आप ही बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करते थे, तो सड़कों के पीछे लगे बल्बों के पीछे करते थे, या तो स्ट्रीम लाइट में, स्ट्रीम लाइट, या तो क्या सड़क के जो कोना पे जो एक बल्ब लगाया जाता है उसके नीचे बल्ब को ये उत्तल दर्पण को लगाया जाता है, ताकि प्रकाश की किरण बहुत जगह फैल सके। कि सड़कों के किनारे लगे बल्बों के पीछे उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते थे, क्योंकि प्रकाश की किरण को बहुत दूर फैला सके। फैलाने का काम कौन करता है, अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ, उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी, क्योंकि प्रकाश की किरण को फैला देता है। और अवतल दर्पण को क्या करेंगे, अभिसरित, क्योंकि एक जगह ही इकट्ठा करता है। एक जगह क्या करता था, इकट्ठा करता था। नाक कान, या तो डॉक्टर जो नाक कान को देखता है तो उसमें क्या करता है, प्रकाश की किरण को केंद्रित करके उसके नाक कान में घुसाता है और नाक कान को देखता है। तो उसी लिए याद रखिएगा, अपसारी का मतलब होता है फैल जाना। तो फैलाता कौन किरण है, तो उत्तल दर्पण फैलाता है, तो इसीलिए उत्तल दर्पण को बोलेंगे अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, अभिसारी। इसको बोलेंगे अभिसारी, इसको बोलेंगे अपसारी। तो आशा करते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा तो याद रहेगा। क्वेश्चन क्या था, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब इसका आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। से क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान से देखिएगा, किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एनडीए वगैरह में भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ना होके, यहाँ पे दोनों ना होके अगर ऑप्शन इस तरह से रहता ए कोमा बी दोनों में, तो ज्यादा बेटर होता। क्या होता, ज्यादा बेटर होता, क्योंकि यहाँ पे एक अवतल दर्पण भी आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बोल रहा है किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यदि बोलता काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यदि क्या बोलता सिर्फ, अगर सिर्फ नहीं लगाता, खाली बोलता कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो तीनों में बनता है। समतल दर्पण में तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात आभासी ही बनता है। और उत्तल दर्पण में भी क्या बताए थे, उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में कितना प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब, 6 प्रतिबिंब। 6 में कितना प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब कैसा बनता था, रियल। 5 प्रतिबिंब बनता था रियल, जबकि 1 प्रतिबिंब क्या बनता था, आभासी। 1 प्रतिबिंब बनता था आभासी। आभासी बोले तो काल्पनिक, 1 प्रतिबिंब बनता था आभासी, जबकि 5 प्रतिबिंब बनता था रियल। उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनता था, दोनों प्रतिबिंब कैसा बनता था, आभासी।
आभासी। समतल दर्पण में तो बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा और जितना भी बनेगा सारा आभासी ही बनेगा। तो इसमें बोल रहा है किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों में सिर्फ काल्पनिक बनता है। समतल में भी सिर्फ काल्पनिक बनेगा और उत्तल में भी सिर्फ काल्पनिक बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब एक ठो बनता है, लेकिन इसमें बोल दिया है सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि इसमें अवतल क्या वास्तविक भी बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। खाली इतना बोलता है कि किस काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो तीनों में बनता है, तीनों में बनता है। यदि वर्ड लग गया है तो ये दोनों में आएगा, ये दोनों में आएगा। लेकिन एग्जाम में तुमको ये ऑप्शन नहीं देगा, उत्तल दर्पण ऑप्शन में नहीं देगा, तो वहां पे आप लोगों को समतल दर्पण लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन बना लीजिएगा ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों, समतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से। दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। आ गया ना क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो क्या बताए थे, समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता था, 5 प्रतिबिंब वास्तविक और 1 प्रतिबिंब आभासी। तो दोनों प्रतिबिंब किसमें बना, वास्तविक तथा आभासी। तो अवतल दर्पण में किसमें बना, अवतल दर्पण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट से। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। उल्टा बोले तो इस तरह हम चित्र हमेशा बना देते हैं, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। और जो आभासी प्रतिबिंब अर्थात जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई छोटुआ है, तो इसका जब प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, जब आभासी बनेगा तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ये छोटुआ की तरह बनेगा, जिस तरह है उसी तरह के प्रतिबिंब बन गया। लेकिन मान लीजिए अगर वास्तविक प्रतिबिंब इसका बनाते हैं, अगर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाते तो कैसा प्रतिबिंब बनता, देखिए इस तरह से बनता, कुछ इस तरह से बनता, इस तरह से हो जाता उल्टा। देखिए मुंडी इसका क्या चल गया नीचे और पैर चल गया ऊपर है, इसमें मुंडी इसका ऊपर है पैर नीचे है, लेकिन इसमें देखिए सेम है। तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब। लेकिन इसका यहाँ पे क्या बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो वास्तविक जो बनेगा वो उल्टा होगा, और जो आभासी अर्थात जो काल्पनिक होगा वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 का आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिए। और इस सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन को आप लोगों को पीडीएफ जो मिलेगा वो टीम एसके सर, आप लोग टेलीग्राम चैनल खोलिएगा तो टीम एसके सर सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल आएगा, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। या तो एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा तो आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहां पे सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। लिख लीजिए नंबर, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का नोट्स इसमें आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग राइट आंसर दीजिए कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और बोल रहा है देखिए, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है, और कैसा बनता है इसका प्रतिबिंब बताइए तो, और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, उसका पार्श्विक रूप से उल्टा। क्योंकि आप समतल दर्पण में देखिएगा अपना प्रतिबिंब तो दायां भाग बायां भाग के रूप में दिखाई देगा और बायां भाग दायां भाग के रूप में दिखाई देगा, इसीलिए वो उसमें पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसमें, समतल दर्पण में। जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उल्टा तो बनता ही नहीं है और वास्तविक तो बनता ही नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बोल रहा है किस दर्पण को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन ये हो गया है, क्वेश्चन ये क्या हुआ है, रिपीट हो गया है, 13-14 फिर से रिपीट हो गया। तब आगे
देख लीजिए किस दर्पण को पर्दे पर क्या 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 जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछेगा। क्या संबंध था, आर बराबर 2f। आर बराबर क्या है, 2f। आर बराबर 2f। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यदि मान लीजिए वक्रता त्रिज्या बोले आर, यदि आर का मान 20 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, तो फोकस दूरी यानी एफ का मान कितना होगा, तो इसका मान क्या होगा, वक्रता त्रिज्या से आधा होगा, तो कितना आ जाएगा 10, 20 के आधा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। यदि मान लीजिए फोकस दूरी दिया हुआ हो 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या यानी बड़ी आर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, इससे दुगना, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा इससे दुगना, लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या दिया हो और फोकस दूरी पूछे तो आधा हो जाएगा। संबंध क्या होता है, आर बराबर 2f। आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। ये होगा नहीं, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इनमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिए, देखते हैं किस लड़का का राइट आंसर आता है। फटाफट से इसका क्या आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है बताइए। तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, तो कोई भी एग्जाम हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछे आप लोग बना दीजिएगा। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसी गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे पता चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दीवार है, यहाँ पे क्या है, दीवार है, और यहाँ पे लाइट आ रहा है। ये क्या आ रहा है, प्रकाश की किरण, ये लाइट आ रहा है। तो अगर देखिए प्रकाश की किरण अगर सीधी रेखा में गमन करती है, कैसे पता चलेगा, यदि सीधी रेखा में गमन करती है तो यहाँ पे तो दीवार आ गया है, और जैसी दीवार आ गया अपारदर्शी पदार्थ, तो इस प्रकाश की किरण इधर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे अब हम लाइट मारेंगे तो इधर प्रकाश की किरण क्या होगा, नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। पता चलता है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अगर टेढ़ा चलता तो क्या होता, प्रकाश इधर से नाचते हुए इधर चला जाता, तो इधर भी इंजोला हो जाता। लेकिन प्रकाश इस तरह से नाग लपेटा मारते हुए नहीं जाता है, इस साइड से इधर नहीं जाएगा, इस साइड से इधर नहीं जाएगा। तो प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, नाग लपेटा नहीं मारती है। लेकिन जो ध्वनि होता है वो क्या होता है, ध्वनि वो सीधी रेखा में गमन नहीं करती, वो नाग लपेटा मारते हुए जाती है। मान लीजिए यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे क्या है, दीवार, और यहाँ पे कोई छोटुआ है, यहाँ पे क्या है, कोई छोटुआ है, कुछ बोल रहा है, कुछ यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे दीवार है, ठीक ना, ये दीवार है, लेकिन यहाँ पे छोटुआ कुछ बोल रहा है। यहाँ पे कोई मान लीजिए छोटिया है, तो इसको सुनाई दे देगा, इसको क्या देगा, सुनाई दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि जो ध्वनि है वो नाग लपेटा मारते हुए भी जाती है, मतलब जो ध्वनि है वो सीधी रेखा में गमन ना करके वो सीधी रेखा में भी गमन करती है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा सब तरह से वो गमन करती है। तो इधर से भी ध्वनि जाके इसको सुनाई देगा, इधर से भी। दीवार है फिर भी इसको क्या सुनाई दे देगा, ये छोटुआ जो भी बोलेगा ये छोटिया को सुनाई देगा। तो जो ध्वनि होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन वो टेढ़ी रेखा में भी गमन करती है। कोई भी टेढ़ी रेखा में गमन करना वो विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन। तो ध्वनि में विवर्तन को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश में विवर्तन को देखा गया है। जब 12th में जब बताएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि प्रकाश में थोड़ा सा विवर्तन होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार, यहाँ पे कोई क्या छोटा सा ईंट रखा हुआ, यहाँ से अगर लाइट आएगा तो छोटा सा इसका विवर्तन बनता है। तो आप लोगों को 12th में पढ़ना पड़ता है, 11th 10th में नहीं आप लोगों को पढ़ना है। तो 12th में जाइएगा तो आप लोगों को बताएंगे कि प्रकाश में भी विवर्तन देखा जाता है, लेकिन छोटा सा देखा जाता है, नाम मंत्र दिखा जाता है। लेकिन ध्वनि में विवर्तन बहुत देखा जाता है, क्योंकि कितना बड़ा दीवार लगा दीजिए, उतना तरह से घूर के भी वो चला जाएगा, तो उसका विवर्तन ज्यादा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की किरण क्यों सीधी रेखा में गमन करती है, और ध्वनि जो है वो क्यों नाग लपेटा मारते हुए जाती है। ये कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आप लोग कभी भी प्रकाश का गलत नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो हमेशा क्या सीधी रेखा में ही गमन करती है। क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो, जिससे में मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ है, ठीक, यहाँ पे कोई पदार्थ है, यहाँ पे हमने कोई लाइट जलाया, क्या जलाया, लाइट जलाए, मान लीजिए टॉर्च है,
लाइट जला रहे हैं तो इसका कुछ ही अंश इसमें पार हो, कुछ ही अंश पार हो, तो उसे कैसे, तो ये पदार्थ को क्या कहेंगे, ये पदार्थ को क्या कहेंगे बताइए। तो यहाँ पे कोई लाइट जला हुआ है और इससे जो प्रकाश है अंशतः आर पार हो रहा है, पूरा पार नहीं हो रहा है, नहीं तो पार भी नहीं हो रहा है, पूरा पूरी भी पार नहीं हो रहा है, ना तो पार भी हो रहा है कि अंशतः आर पार हो रहा है। अंशतः मतलब थोड़ा अंश उसका आर पार हो रहा है। इस पदार्थ को क्या कहेंगे, इस पदार्थ को क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यदि प्रकाश पार नहीं होता तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लेकिन प्रकाश यदि आसानी से आर पार हो गया, अंशतः आर पार होता है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को फिगर बना के समझाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आता होगा। आप लोग ध्यान से हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सुनिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोगों का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो आप लोग क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करिएगा और रटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट सदा के लिए याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पे लंबवत पड़ता है तो परावर्तन कोण कितना होगा। अब बताइए, अब देखिए इस क्वेश्चन को कोई रटने का कोशिश करेगा तो 1-2 दिन रटेगा, 5 दिन तक याद रहेगा, 10 दिन तक फिर भूल जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझिए। ये मान लीजिए क्या है, कोई दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, जैसे इसमें प्रकाश की किरण पड़ती है, जैसे इसमें प्रकाश की किरण पड़ती है तो यहाँ पे क्या परावर्तित हो जाती है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित। ये क्या बताए थे, अभिलंब होता है। ये क्या है, अभिलंब है। और क्या बताए थे, ये कोण क्या होता है, आपतन कोण, ये कोण होता है परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे, फिर से बनाइए एक समतल दर्पण, समतल दर्पण पे आपतन कोण किसे कहते थे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण। तो यहाँ पे आपतन कोण बना है, यहाँ पे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे कैसा पड़ रहा है, लंबवत, एकदम लंबवत, एकदम डायरेक्ट 90 डिग्री पे पड़ रहा है। ये देखिए 90 डिग्री पे नहीं पड़ रहा था, ये थीटा कोण पे पड़ रहा था इस साइड से। अभिलंब देखिए ये है, ये थीटा कोण पे पड़ रहा है। ये क्या बोल रहा है, लंबवत पड़ रहा है, अर्थात जहाँ पे अभिलंब था वहीं पे पड़ रहा है, वहीं पे पड़ रहा है। तब बताइए इसमें परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा बताइए। तो जैसी आया फिर उसी तरह से क्या हो गया, लौट गया, जहां से आया था उसी तरह से लौट गया। तो अभिलंब भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है। तो मतलब अभिलंब भी यही, देखिए अभिलंब भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है। तो इन दोनों के बीच कितना कोण बना बताइए। तो इन दोनों के बीच कितना कोण बना, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे है। तो कितना बना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण बना है तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कोण का मान जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन एनडीए का क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन क्या है, एनडीए का भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा तो ही याद रह पाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 19 बोल रहा है, दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखिए जब भी कोई दो समतल दर्पण हो, जब भी दो समतल दर्पण हो समानांतर रखा हुआ, जब दो समतल दर्पण को आप समांतर रख देते हैं, देखिए यहाँ पे एक ठो यहाँ पे अगर समांतर रख दीजिएगा और उसके बीच अगर किसी वस्तु को रखिएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत बनता है, बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। इसका फार्मूला और ज्यादा इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप लोगों को 12th में पढ़ाएंगे। 12th में भी ऑप्टिक्स पढ़ना है तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा डिटेल से पढ़ाते हैं, ज्यादा डिटेल से पढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए बता ही देते, देखिए दर्पण की संख्या n बराबर क्या होता है, 360 बटा कितना होता है, थीटा, 360 बटा थीटा। तो इन दोनों दर्पण को आपस में कैसे रखें, समानांतर। जब किसी चीज को समांतर रखा जाता है तो थीटा का मान कितना होता है, 0। थीटा का मान होता है 0। प्रतिबिंब की संख्या बराबर फार्मूला कितना होता है, 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। ये थीटा क्या होता है, वो दर्पण को कैसा रखा गया है। तो इन दोनों दर्पण को कैसा रखा गया है, समानांतर। जब भी किसी चीज को समांतर रखा जाता है तो थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री। तब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखिए, 0 डिग्री। तो n क्या है, प्रतिबिंब की संख्या। तो 360 बटा कितना होगा, 0, 360 बटा 0। किसी भी संख्या में यदि 0 से भागा देते हैं तो उसका मान कितना आता है, अनंत। मान लीजिए 5 बटा 0 है तो भी इसका मान अनंत होगा, और 1 बटा 0 है तो भी इसका मान अनंत होगा। किसी भी संख्या से अगर भागा 0 से दे दीजिएगा तो क्या होगा, अनंत होगा। तो इसका कितना आ गया, अनंत। ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम 12th में बताते हैं, 12th के स्टूडेंट को बताते हैं। मेरा 12th का भी बैच चलता है बुधा साइंस एकेडमी, बुधा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपका कोई भाई, बड़ा भाई होगा तो उसको बता दीजिएगा, वहां पे भी मेरा क्लास चलता है, मैथ का भी चलता है और फिजिक्स सबका चलता है।
तो देख लीजिए इसका ये कॉन्सेप्ट था, ये 12th का कॉन्सेप्ट था, तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या होता है 360 बटा थीटा। और एक क्वेश्चन और देते हैं, ये तो समानांतर था तो थीटा का मान कितना हो गया 0, कितना आ गया 0, तो इसमें कितना हो जाएगा इन्फिनाइट, इसका प्रतिबिंब की संख्या इन्फिनाइट। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए जब दो समानांतर रेखा को मतलब जब दो समांतर दर्पण को अगर थीटा का मान लीजिए थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री हो, थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री, तब बताइए प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो थीटा की जगह पे क्या रखिएगा 90, थीटा का मान क्या रखिएगा 90, तो 90 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। लेकिन प्रतिबिंब की संख्या कभी भी सम संख्या के रूप में नहीं होता है, तो एक इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा प्रतिबिंब की संख्या 3, प्रतिबिंब की संख्या 3, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब की संख्या होगा वो विषम संख्या में होगा। थीटा का मान 90 था तो प्रतिबिंब की संख्या भागा देने पे आया 4, लेकिन सम संख्या में नहीं होता, कितना आएगा 3। ये 12th का क्वेश्चन है, ये क्या है 12th का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए 12th का भी क्वेश्चन उड़ा देते हैं आप लोग, तो 11th का ये 10th का तो समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिए, फार्मूला भी लिख लीजिएगा। ये क्या फार्मूला लिख लीजिएगा, n बराबर 360 बटा थीटा। थीटा का मान जितना देगा और फटाफट से आप लोग प्रतिबिंब की संख्या निकाल लीजिएगा। और प्रतिबिंब की संख्या हमेशा कैसा होना चाहिए विषम संख्या में। अब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्या बोल रहा है, एक समतल दर्पण के और कोई वस्तु भी वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से आती हुई प्रतीत होगी। अब ध्यान से इसको फिगर में देखिए, ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ये क्या है समतल दर्पण है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समतल दर्पण की और कोई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु मान लेते हैं, ये व्यक्तियों को मान लेते हैं, ये दुनिया को मान लेते हैं, ये क्या छुटुआ है, ये भी वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। क्या वेग से जा रहा है भी वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब भी आएगा, इसका जो प्रतिबिंब भी ये साइड आएगा वो भी कितना वेग से आएगा भी वेग से ही आएगा। कितना वेग से आएगा भी वेग से ही आएगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता, यदि छोटुआ 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से दर्पण की ओर जा रहा है समतल दर्पण की ओर, तो उसका प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो उसका प्रतिबिंब का भी वेग होगा 10 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर से जाता तो उसका प्रतिबिंब भी होता 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को बना लीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है तो प्रतिबिंब किस वेग से आती हुई प्रतीत होगा। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर प्रति सेकंड से, जितना वेग से आया उतना ही वेग से क्या होगा आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर तरफ है, मतलब समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की तरफ है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा। फिगर में इस तरह देखिए, ये मान लीजिए समतल दर्पण है, ये छोटुआ है, ये वस्तु को हम बना लेते हैं क्या छोटुआ बना लेते हैं, इस बार छोटिया बना देते हैं, इस बार छोटिया है। ठीक, समतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा 20 सेंटीमीटर की ही दूरी पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की तरफ है, 20 सेंटीमीटर मतलब समतल दर्पण से दूर है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, तो दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 20 सेंटीमीटर जितना दूरी है 20 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। लेकिन यहाँ से 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है और एनडीए वगैरह या तो क्या नेवी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या पूछा दर्पण से, लेकिन कभी कभी पूछ देगा वस्तु से कितनी दूरी पे बनेगा। तो बताइए वस्तु पे कितनी दूरी पे बनेगा, यहाँ से ले जाएगा यहाँ तक, कितना हो जाएगा 20-20 40, 20-20 40। अगर वस्तु से पूछता है, यहाँ पे दर्पण लिखा हुआ तो 20, लेकिन यहाँ पे पूछ देता वस्तु से कितनी दूरी पे उसके प्रतिबिंब बनता, तो 20-20 कितना हो जाता 40, 20-20 40। देखिए ना, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो यहाँ पे वस्तु था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा यहाँ पे, इस तरह से छोटिया बनेगी। ध्यान से देखिए, इस तरह से क्या बनेगी छोटिया बनेगी, बाल भी बना देते हैं, ये क्या छोटिया, इस तरह से छोटिया बनेगी। तो दर्पण से बोलेगा तो 20 सेंटीमीटर, लेकिन अगर फिर से पूछेगा वस्तु से तो कितना हो जाएगा 20-20 40। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है 12th वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी आप लोग का भी एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा बढ़ा देने के बाद क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है। फोटो लीजिएगा तो ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो उसका प्रतिबिंब कितना पे बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। अगर वस्तु के सापेक्ष बोलता तो हो जाता 40। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह क्या कहलाता है? जो पदार्थ प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? परिभाषा बताए थे, प्रदीप्त पिंड अप्रदीप्त पिंड। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं, उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में टॉर्च हो गया, जुगनू हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब होगा प्रदीप्त पिंड। जैसे में हर हो गया, किताब, कॉपी, कलम, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो हो जाएगा अप्रदीप्त पिंड। ये क्या होगा? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पिंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। कौन कौन लड़का सही आंसर देता, सबका कमेंट देखा जाता है यहाँ पे। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? देखिए ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण में मान लेते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये क्या होता है? ये दर्पण का ध्रुव होता है। और वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है? यहाँ पे सी। यहाँ पे क्या होता है? एफ, यानी फोकस बिंदु। यहाँ पे होता है फोकस बिंदु। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वक्रता केंद्र बोले तो ये सी, और बोल रहा है वक्रता केंद्र और ध्रुव। यहाँ पे बोल रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो ध्रुव कौन होता है? यहाँ पे पी। तो बताइए इन दोनों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इन दोनों की बीच की दूरी को बोलते हैं बड़ी आर। इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का रहा HW में। ये क्या रहा? HW में। आप लोग क्वेश्चन HW में दीजिएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर इसको 24 ही बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 ही बना लीजिए। और इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग हर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देगा। वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हम क्या पूछे हैं? पी और यानी एफ और पी के बीच, यानी लिख दीजिएगा हिंदी में कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को डैश कहते हैं। डैश में जो कहते हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 HW में आओ, सब लड़का आंसर दीजिएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए जो HW में दिए क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, तो इसको हम नहीं बताएंगे। तब क्वेश्चन नंबर 25 का HW में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दर्पण है। देखिए क्या है दर्पण, क्या बताए थे? इसी में देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये फोकस बिंदु है और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का HW दे दिए हैं। अब फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? संबंध क्या होता है? R बराबर 2F। तो इसमें क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी? आधी। यहाँ रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? F बराबर कितना हो जाएगा? R/2, तो 20 बटा कितना आएगा? 2, तो आंसर इसका कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित बोलेंगे तो बड़ा, काल्पनिक, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? आप लोग जैसे ही अवतल दर्पण बोले तो आप लोग के दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए। अवतल दर्पण का एक फिगर बनना चाहिए कि अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। और हम बार बार बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में जो टोटल प्रतिबिंब बनता है वो 6 बनता है। अब वास्तविक जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कितना बनता है? तो 5 बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कितना बनता है? तो 1 बनता है। आभासी प्रतिबिंब कितना बनता है? 1। और वास्तविक प्रतिबिंब कितना बनता है? तो 5 बनता है। ये आप लोग बार बार हम आप लोगों को बोल रहे हैं, वास्तविक 5 और आभासी 1 प्रतिबिंब बनता है, ठीक, और आभासी बनता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनना चाहिए और काल्पनिक। बताइए ना, काल्पनिक तो एक ही गो बनता है। काल्पनिक कैसा बनता है? ये गो। और कहाँ पे रखते थे काल्पनिक बनता था? बताइए। तो ये ध्रुव है और ये क्या है? फोकस बिंदु है। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र सी। तो किसी वस्तु को जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते थे, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण से दाईं तरफ बनता था। और कैसा बनता था? आभासी बनता था, और सीधा बनता था और बड़ा बनता था। वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता था। बड़ा बनना ही क्या कहलाता? आवर्धित बनना। अगर वस्तु छोटका है, बड़ा बन गया प्रतिबिंब, तो क्या बना? आवर्धित बन गया। तो एक ही को तो कंडीशन था, एक ही को इसमें प्रतिबिंब बनता है आभासी। और कहाँ पे रखते हैं? तो फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन देख लीजिए, फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 बोलिए। ये क्वेश्चन को आप लोग बार बार बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
दाढ़ी बोल रहा है बल क्या, दाढ़ी बनाने या तो हजामती कार्य में दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग क्या दाढ़ी उड़ी बनाते होंगे, अभी तो नहीं चलता है, 5 स्टार होटल वगैरह में ये सब दर्पण आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा ना छोटा मोटा जाइएगा हो, चल जाइएगा और वहां पे देखिएगा कि अवतल दर्पण दिखाइए, तो अवतल दर्पण वहां पे नहीं रहता है, वहां पे नॉर्मल ही दर्पण रहता है, समतल दर्पण का यूज किया जाता है। बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में जाइएगा तो मिलेगा। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण में जब उपयोग किया जाता है तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में जब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो उस समय वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में यहीं पे रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच। जब दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, तो उस समय दर्पण को किस इस तरह से सेट किया जाता है सैलून वगैरह में, वस्तु आ जाए हमेशा, वस्तु कहाँ पे आ जाए, फोकस तथा ध्रुव के बीच आ जाए, फोकस तथा ध्रुव के बीच आ जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। और दाढ़ी छोटा छोटा भी रहेगा तो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, तो आराम आराम से उसको क्या करेगा, बना देगा शर्मा जी। और देखिए अगर मान लीजिए अगर इधर रख देते हैं, अगर फोकस और फोकस मान समझने का बात है, अगर फोकस ये ध्रुव के बीच अगर कहीं पे इधर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनने लगेगा, उल्टा, उल्टा बनने लगेगा। तो जो दाढ़ी बनाने जाएगा वो पगला जाएगा कि हम ऊपर में हम मेरा मुंडी ऊपर है और मेरा मुंडी नीचे बन रहा है, मेरा मुंडी क्या बन रहा है, नीचे, तो पगला जाएगा जो दाढ़ी बनाने जाएगा। तो क्या होगा, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है ताकि उसका प्रतिबिंब आवर्धित बने और सीधा बने, आवर्धित बने और सीधा बने। तो आप लोगों को यहाँ से 2 क्वेश्चन बता दिए, जो क्वेश्चन अभी बताएं एफ तथा पी के बीच, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है बड़ा बड़ा एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बता दिए, कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29, और आप लोग शेयर करते रहिए, दोस्तों को साथ बताइए, जितना भी दोस्त पढ़ने वाला है स्टूडेंट आप लोग सभी दोस्तों को बताइए। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा आप लोगों को, साइंस के जितना आता है सबको तैयारी करवाएंगे, सोशल साइंस में भी करवाएंगे और संस्कृत का भी तैयारी करवाएंगे क्योंकि संस्कृत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम में नंबर बढ़ाने में, क्योंकि 100 मार्क्स का होता है और हिंदी भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर द्वारा नाक, कान, आंख आदि को इलाज करने में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। डॉक्टर किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक। और सर्च लाइट, क्या बोले, सर्च लाइट, हेड लाइट के समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तक प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। देखिए इसको कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए इसका फिगर देखिए, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, फिगर बना के आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये देखिए अवतल दर्पण है ना, इस साइड से रंगा हुआ है, ध्यान देखिए अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को कुछ इस तरह से सेट किया जाता है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह छेद करके यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया जाता है, एक क्या लगा दिया जाता है, बल्ब। गाड़ी के हेडलाइट में इस तरह से लगा दिया बल्ब, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या लगा दिया, बल्ब, बल्ब लगा दिए हैं, उसका अवतल दर्पण उसी में छेद करके लगा दिया जाता है। और ये अवतल दर्पण क्या करता है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या लगाएं, बल्ब लगाएं, बल्ब लगाएं, तो इससे तो प्रकाश की किरण ये साइड आएगा ही, ये साइड आएगा ही, इसके समांतर वाला आएगा ही। लेकिन अवतल दर्पण से क्या होगा, जो लाइट यहाँ पे पड़ेगा उसको भी इस तरह से समांतर कर देगा, जो लाइट यहाँ पे पड़ेगा उसको भी इस तरह से समांतर कर देगा। देखिए जो लाइट यहाँ पे पड़ेगा उसको भी इस तरह से समांतर करेगा, जो लाइट यहाँ पे पड़ेगा टकरा के फिर से समांतर, फिर से समांतर। तो क्या कर देता है, प्रकाश की किरण को क्या कर दिया, देखिए समानांतर कर दिया। क्योंकि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जब समांतर जाएगा तब ना किसी आगे में जो जितना भी ट्रक वगैरह गाड़ी हो उसको देखेंगे। इस तरह चित्र बना के आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अवतल दर्पण था, वहां पे इस तरह से बल्ब को सेट कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या समांतर कर दिया। तो अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, सर्च लाइट आदि में प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट, हेडलाइट में क्या प्रयोग किया जाता है, टॉर्च में भी, टॉर्च में भी एक अवतल दर्पण लगा रहा था, वो भी क्या करता है, प्रकाश की किरण को ये साइड बिखेरता है, सीधा बिखेरता है। टॉर्च आप लोग देखे होंगे गांव में इस तरह से जलाते हैं, उसमें जो आप कटोरी जैसा लगा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण से पेंट किया रहता है, अवतल दर्पण से, और उसमें छेद रहता है और उसमें बल्ब को सेट कर दिया जाता है और इसी तरह से वो प्रकाश की किरण को समानांतर भेजता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ये मत देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट कितना सुपर मिल रहा है। 11th 12th में जिस तरह पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को उस तरह से अभी से ही तैयार कर रहे हैं, आप लोग को अभी से ही तैयार कर रहे हैं। 11th 12th में जिस तरह से कॉन्सेप्ट बताते हैं का कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी बता देते हैं कभी कभी, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल हो जाने लगता है तो फिर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग उतना अभी से सह नहीं पाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है,
टेलर भट्ठी या तो सोलर कुकर में प्रकाश की किरण को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दर्पण बोल दिया है तो दर्पण दो ही तरह के होगा। समतल दर्पण तो उपयोग करते नहीं, उत्तल दर्पण होगा या तो अवतल दर्पण होगा। लॉजिक से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए बोल दिया प्रकाश की किरण को कौन केंद्रित करता है, कौन केंद्रित करता है, तो केंद्रित करने का काम कौन करता था बताइए? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? केंद्रित करता है। और बार बार बता रहे हैं उत्तल दर्पण क्या करता है? फैला देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरण को फैला देता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। इसीलिए रोड के किनारे लगे बल्बों के पीछे इसका उपयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। इस तरह से मान लीजिए, देखिए इसका कुछ फिगर इस तरह से होता है, इसका कुछ फिगर इस तरह से होता है। मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और यहाँ पे स्विच प्लेट, यहाँ पे क्या रखा जाता है? स्विच प्लेट को रखा जाता है इस तरह से, इस तरह से इसको स्विच प्लेट को रख दिए, सौर कुकर को इस तरह से रख दिए यहाँ पे, और इसमें जो भी खाना डालना था डाल दिए। और यहाँ पे मान लीजिए क्या, यहाँ से देखिए सूर्य, यहाँ पे सूर्य अंकल, सन अंकल, यहाँ से क्या लाइट निकल रहा है, यहाँ से लाइट इसके आपतित पड़ रहा है, आपतित पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा? प्रकाश की किरण को क्या करता है? केंद्रित करता है। तो यहाँ से देखिए धाए धाए क्या करने लगेगा? केंद्रित करने लगेगा, फटाफट से केंद्रित करेगा। जैसे समानांतर डालेंगे केंद्रित करने लगेगा। इस तरह से क्या करेगा? सबको ये केंद्रित करके यहाँ पे लाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? अब जैसे केंद्रित करने लगेगा, केंद्रित करने लगेगा तो क्या होगा? खाना ये धिप जाएगा पूरा, ज्यादा जितना भी धूप आया, जितना भी प्रकाश की लाइट आया, सबको एक जगह केंद्रित कर दिया। कौन? अवतल दर्पण। जैसे केंद्रित किया, यहाँ पे जो भी खाना ताना रहेगा सारा बनने लगेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को किसी कागज को कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे इस तरह रखे कि कागज को जला देता है। अवतल दर्पण क्या करता है? कागज को किसी को जला देता है। कागज को भी कहाँ रखते हैं? जिस तरह यहाँ पे सोज प्लेट रखे है ना, उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे कागज रख देते हैं, यहाँ पे इसको सपोज कीजिए क्या है? कागज है। तो जैसी प्रकाश की किरण खूब सारा आएगी और यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होगा, एक जगह इकट्ठा होगा, तो क्या करेगा? प्रकाश की किरण को, ये प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। ये प्रकाश की किरण क्या होगा? कागज जलने लगेगा। कभी कभी जादूगर वगैरह आएगा, जादूगर में देखने जाइएगा तो वो भी कुछ धूप में इसी तरह से करता है, धूप में कुछ इसी तरह से करेगा। एक अवतल दर्पण ले लेगा और भगवान को देखेगा और इस तरह से अवतल दर्पण को रखेगा, और यहाँ पे कागज हाथ में रखेगा, कागज बोलेगा देखिए देखिए जादू मंत्र से अब जल जाएगा, और दर्पण को यहाँ पे रखा हुआ है, इसको केंद्रित करेगा, और ये क्या, अब जैसे इस पे एकाएक प्रकाश पड़ेगा तो वो जल नहीं जाएगा। जादूगर भी इसका प्रयोग कर लेता है। जो जादूगर होता है उसको भी फिजिक्स का क्या मालूम रहता है कभी कभी, तो वो सब भी जानता है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो क्वेश्चन का राइट आंसर अवतल दर्पण, क्वेश्चन का राइट आंसर अवतल दर्पण। और बोलता है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है? मोटर वाहनों में साइकिल या तो पार्श्व दर्पण के रूप में, पश्च दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब दर्पण के साइड मिरर में, साइड मिरर में मान लीजिए कोई गाड़ी वगैरह होता है ना, उसके इस तरह से लगा हुआ रहता है क्या? दर्पण। तो उस दर्पण रहता है जो उत्तल दर्पण का रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या बताए थे? किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ताकि यहाँ पे दर्पण हो और बहुत दूर भी कोई वस्तु हो तो उसका भी प्रतिबिंब बना लेता है। मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं हम, यहाँ पे कोई दर्पण लगा हुआ, तो ये दर्पण क्या करेगा? बहुत सारा जो पीछे पीछे बस बड़ा ट्रक है सबका चित्र इसमें दिखा देगा। देखिए दर्पण ये छोटा है, अब बस तो इतना बड़ा होता है। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण लगा देते हैं या तो समतल दर्पण, तो जितना बड़ा बस है उतना बड़ा हमको दर्पण लगाना पड़ता, तो मोटरसाइकिल में उतना बड़ा दर्पण लगाना संभव नहीं है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण क्या करता है? किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बस इतना भी बड़ा रहता है तो उसका प्रतिबिंब छोटकू सा यहाँ पे दिखा देता है कि पीछे बस है, आप लोग पीछे गाड़ी को नहीं ले जाएं। कार वगैरह क्या होता है? कार अगर मान ले पीछे कर रहा है, तो अगर मान लीजिए दिख गया इस आईना में कि पीछे बस है तो पीछे नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ नहीं है तो आराम से देख लेता है। तो जो चालक रहता है वो दर्पण को ही देख के आगे पीछे गाड़ी को कर लेता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें? किसी भी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। दर्पण में, दर्पण के नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण ये मान लीजिए क्या? दर्पण चिन्ह परिपाटी आप लोगों को पता है थे, ये दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव होता है, ये मुख अक्ष है। क्या है? मुख अक्ष। इसको बोलेंगे एफ, इसको क्या बोलेंगे? सी, यानी वक्रता त्रिज्या। अब बताइए कार्तिक चित्र में इसमें बताइए मूल बिंदु से, ये अवतल दर्पण में सभी दूरियां कहाँ मापते थे? तो ध्रुव से। कहाँ से मापते थे? ध्रुव से। इसीलिए इसको क्या बोलते थे? मूल बिंदु। इसको माना है मूल बिंदु माना जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव से मापी जाती है। बोलता है नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी, मुख अक्ष उसके ऊपर की दूरी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। उसके ऊपर की दूरी पॉजिटिव है, इसके नीचे की दूरी क्या होता है? नेगेटिव। इसका ऊपर पूछ रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। उसका ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए आप लोग, अब इस बार क्या पूछ दिया?
नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख अक्ष के लंबवत नीचे की दूरी, मुख अक्ष ये था, उसके नीचे की दूरी, उसकी नीचे की दूरी क्या होता था? निगेटिव। निगेटिव क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 38 आप लोग SW में बताइएगा, 37 38 SW में। अब 36 नंबर पूछ रहा है, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर, मूल बिंदु के क्या? बाईं ओर। मूल बिंदु के बाईं ओर किधर होगा? ये मान लीजिए मूल बिंदु था तो बाईं ओर ये साइड होगा, बाईं ओर ये साइड। अब बाईं ओर ही हमेशा किसी वस्तु को रखा जाता है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड है, तो मापी गई दूरिया क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, आप लोग चिन्ह परिपाटी आप लोगों को पढ़ाए थे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का, इसके बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 37 का जो आंसर होगा वो लिखिएगा और 38 का। और एक क्वेश्चन आज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और अपना नाम सब लिखना है, और कल के वीडियो में आप लोगों को सबका नाम अनाउंस किया जाएगा। अब ये एक लेक्चर और आएगा इसका ऑब्जेक्टिव का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।